हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथ के अतिभुत्तरी प्रश्न। ये देखिए अतिभुत्तरी प्रश्नों की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो जिन लोगों ने देखिए इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमने बताया था कि जितने अतिभुत्तरी क्वेश्चन हैं, यानी सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए, इसके बाद अब हम अतिभुत्तरी क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम जब अतिभुत्तरी क्वेश्चन सभी खत्म हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे देखिए लघुत्तरी क्वेश्चन, जिससे आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आप इतना क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक है, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे। अगर आपने देखिए चैप्टर वाइज़ नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर देखिए जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर वाइज़ क्लास नहीं अटेंड की है, तो देखिए प्लेलिस्ट बनी है, आप चैप्टर वाइज़ ज़रूर देख लें, क्योंकि जब चैप्टर वाइज़ आप पढ़ेंगे, तो वहाँ आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है, तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा-सा अगर चेंज हो गया, तो आप कन्फ्यूजन के चक्कर में आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहले आप चैप्टर वाइज़ पढ़िए, फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और ये हम जो क्वेश्चन सारे करवा रहे हैं, ये देखिए सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, ठीक है? अभी देखिए पवन सीरीज़ और राजन सीरीज़ इन सबके अदली-बदली क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने ना पढ़ा हो, और इसी में से आ जाएँगे। ये नहीं कि इसके बाहर पढ़ना पड़ेगा। और देखिए 3 दिन हो गए हैं क्लासेस नहीं हुई थी, कुछ कारणवश, लेकिन अब डेली क्लासेस होंगी, और 2 क्लासेस अब डेली होंगी, ठीक है? यानी अब कल से हम आपको डेली 2 क्लास देंगे, एक होगी बाल विकास की और एक शिक्षण अधिगम की। अब शिक्षण अधिगम को भी चालू कर देंगे, ठीक है? यानी आपका सिलेबस पीछे नहीं होगा, सिलेबस टाइम से पहले पूरा होगा, और इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी करवाते रहेंगे कि आप देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएँगे। जैसा कि हम टारगेट लेकर चले हैं 90 प्लस स्कोर, तो हमसे जुड़ने वाला हर प्रशिक्षु 90 प्लस स्कोर करके आएगा, ठीक है? और मैथ आपका चाहे जितना क्यों ना कमज़ोर हो, अगर आप हमारे हिसाब से तैयारी करेंगे, तो आप अच्छे अंक लेकर आएँगे, ठीक है? अगर आपने अच्छे रेगुलर तैयारी की, तो ये मान के चलिए आप 25 में 25 भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी बात है, आप आसानी से ले आ सकते हैं। देखिए जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है, वो लगातार रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? पहले चैप्टर वाइज़ पढ़ लीजिए और इसके बाद आपको रेगुलर पढ़ना है। क्योंकि जब आप सारे क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ-साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? यानी कह रहा है कि कोई टंकी है, इसमें 1000 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना है? 1000 लीटर। और हर घंटे, देखिए प्रत्येक घंटे इसमें से 10% पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है? 10% पानी बाहर निकल रहा है। तो कह रहा है कि 1 घंटे बाद इसमें पानी कितना बचेगा? तो देखिए पहले हम निकालिए कि 1000 का 10%, तब हमें पता चलेगा कि कितना हर घंटे पानी निकल रहा है। तो देखिए 1000 का देखिए 10%, देखिए जब भी आप प्रतिशत का निशान हटाएँगे, ठीक है? प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, ठीक है? ये हम जब प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। देखिए इसको काटिए, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो देखिए कितना आया 100, यानी 1000, 1000 पर हमने देखिए 10% जब कमी निकाली तो कितना आया 100, ठीक है? यानी 100 लीटर। तो 1 घंटे में 100 लीटर पानी की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? 100 लीटर की। अब देखिए क्या कह रहा है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी बचेगी? तो देखिए टोटल पानी कितना था? 1000 लीटर, ठीक है? 1000 लीटर में से आप 100 निकाल दीजिए, क्योंकि प्रत्येक घंटे 100 लीटर पानी रिसाव से बह रहा है। तो कितना बचा? 900 लीटर। यानी पानी की टंकी में कितना पानी बचा है? तो 900 लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए दोबारा इसको इसको समझिए सवाल को। जब भी देखिए आपको प्रतिशत में दिया हो कि कमी, ठीक है? तो आपको टोटल से घटाना है। अगर कहता कि 10% की वृद्धि हो रही, तब यहाँ पर घटाया नहीं जाता, तब यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए 9999, ये देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। उत्तरवर्ती जब भी कहे तो उसमें +1 कर दीजिए, ठीक है? एक संख्या 1 जोड़ दीजिए, या अनुवर्ती, ये नाम देखिए दोनों एक ही हैं, ठीक है? तो यानी इसकी उत्तरवर्ती लिखना है तो 1 जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 0, 0, यानी ये हो जाएगा 10,000। आप जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। ये आपका आंसर है, ठीक है? अगर इसी में पूछता है कि पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है? पूर्ववर्ती, तब आपको क्या करना है? -1 कर देना है, ठीक है? अगर कहता है कि 9,999 का की पूर्ववर्ती संख्या, तो -1 करिए, ठीक है? तो कितना आ जाता? देखिए 998, 9,998, ठीक है? पेपर में होता है क्वेश्चन,
आपको ईज़ी भी क्वेश्चन मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे, ठीक है? तो उसी प्रकार इसमें देखिए कोई क्वेश्चन होगा ऐसा जो आपको आता होगा, लग रहा होगा कि काफ़ी सरल है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको लग रहा होगा कि कठिन है, तो चाहे सरल क्वेश्चन हो, चाहे कठिन हो, आपको उसको सॉल्व ज़रूर करना है, क्योंकि अभी आपको सरल लग रहा होगा, आगे चलकर जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, ठीक है? पेपर के समय, तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, मेंटल प्रेशर कि आप देखिए जो क्वेश्चन आता भी होता है, कभी-कभी वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ 1 घंटे का टाइम होता है और 1 घंटे में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। इसीलिए चाहे क्वेश्चन सरल हो, चाहे क्वेश्चन कठिन क्यों ना हो, ठीक है? उसको आपको लगाना ज़रूर है और 3-4 बार उसकी अभ्यास कीजिए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1, 2 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएँ लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कह रहा है कि 1, 2 और 5 से 3 अंकों की संख्या बनाइए, लेकिन कोई अंक जो है रिपीट ना हो। ठीक है? रिपीट यानी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे 1 है तो 2 बार 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे 2 है तो 2 बार नहीं होना चाहिए, यानी ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए कौन-कौन संख्या बना सकते हैं। तो देखिए कितने अंक बन सकते हैं, यानी कितनी संख्याएँ बन सकती हैं। तो देखिए पहली संख्या तो 125 ही बनेगी, ठीक है? दूसरी संख्या देखिए बन जाएगी 152, ठीक है? पहले हमने 1 को लिया, फिर 5 को, इसके बाद हमने लास्ट में 2 लिया। फिर देखिए 251 बन सकती है, यानी पहले हमने 2 को ले लिया, इसके बाद 5 लिया, फिर इसके बाद 1। फिर अगली संख्या देखिए कौन-सी बन सकती है? फिर बन सकती है देखिए 215, ठीक है? फिर अगली देखिए 512 बना सकते हैं हम इसको, ठीक है? 512। फिर देखिए अगली संख्या है 500, हम 21 लिख सकते हैं। यानी टोटल कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 बनाई जा सकती हैं टोटल संख्याएँ, ठीक है? अब इसके अलावा नहीं बन सकती हैं, क्योंकि इसके अलावा अगर आप बनाएँगे तो अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। और देखिए इसमें केवल इन्हीं अंकों का प्रयोग किया गया है, कोई अलग से अंक नहीं लिखना है आपको, ठीक है? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है चौथा, 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल करें। ये काफी क्वेश्चन आसान है, बस आपको देखिए समझना है। देखिए 100 का मतलब गुणा 3/4 प्लस है, प्लस लगाइए। 920 का मतलब गुणा 30 और ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बस आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इस 4 से काटिए, तो 4 एकना 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है? 25 चाकू 100। अगला देखिए ये वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कितना बचा? 25 तिया 75, ये 25 तिया 75 आएगा, प्लस 92 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, ठीक है? अब इसको आप जोड़ लीजिए। तो देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 351। बस यही है आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है पांचवा। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझिए कि वर्ग होता कैसा है। देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी वर्ग की जो ये भुजाएं होती हैं ये सभी क्या है? बराबर होती हैं, ठीक है? तो इसमें कह रहा है कि एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यानी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है? तो वर्ग का देखिए क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी भुजा कितनी दी है? 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 छाक 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अगर इसी सवाल में कह देता कि वर्ग का परिमाप निकालिए, तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो देखिए 4 तो ये सूत्र का है, 4 लिखिए, गुणे भुजा कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख दीजिए। 6 चौक 24। अगर वर्ग का परिमाप कहे तो 24 सेंटीमीटर, अगर वर्ग का क्षेत्रफल तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा काफ़ी लोगों के मन में एक एक कन्फ्यूजन रहती है कि कभी-कभी हम जो इकाई लिखते हैं लास्ट में, कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ लिखा है सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ? तो जैसे लिखा है भुजा का स्क्वायर, तो देखिए 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है, तो 6 6 गुणा होगा तो 36 हो जाएगा और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? लेकिन हम इकाई को बार-बार लिखते नहीं हैं, बस लास्ट में लिख देते हैं, ठीक? इसी प्रकार देखिए यहाँ पर सेमी कैसे आया? तो देखिए 4, ये तो सूत्र का है, गुणे भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है? 6 चौक 24 और ये वाला सेंटीमीटर। इस प्रकार होता है, ठीक है? यूनिट का चेंज। आशा करते हैं आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। छठा सवाल है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले? ठीक है? तो यानी देखिए पूर्णांक दिया है 500 और उसको मिले हैं 65% अंक।
तो हमें पता करना है कि उसके एक्चुअल में नंबर कितने थे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 500 का 65% निकाल दीजिए। 500 का 65% प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ये दो जीरो से ये जीरो कट जाएंगे। देखिए पचाम 25 और 5 छक्का 30 2 32, 325 नंबर है इसके। कितने नंबर आएंगे? 325। बहुत ही इजी सवाल है ये। तो आपने देखिए हाई स्कूल और इंटर में अपना परसेंटेज ही निकाला होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही है। अगला सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझिए कि समबाहु त्रिभुज होता कैसा है। देखिए जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो इसका देखिए क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। अगर इसका कहे परिमाप समबाहु त्रिभुज का, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। ठीक है, ये होता है परिमाप का सूत्र। ये सूत्र सभी आप साथ साथ लिखते रहना। अब देखिए क्या दिया है, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4, यानी भुजा दी है, भुजा तो दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो निकल जाएगा। देखिए क्षेत्रफल बराबर, यानी √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा कितनी है? 4 का स्क्वायर। तो √3/4 गुणे 4 चक्कू 16, काट लीजिए, 4 का ना 4, 4 चक्कू 16, ये आ जाएगा 4√3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला 8वां सवाल है। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है। ठीक है, लिख लीजिए जो जो दिया है। लंबाई कितनी है? 50 मीटर। ठीक है, उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें आयत की देखिए लंबाई, तो देखिए आयत में होता कैसा है, जो आयत होता है इसकी देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और ठीक है, और जो ये वाली भुजा होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो लंबाई दी है इसकी 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी नहीं है तो निकालना पड़ेगा, और उसका परिमाप दिया है। तो आयत का देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप परिमाप होता है 2l+b। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें लंबाई दी है लेकिन चौड़ाई तो दी नहीं है, तो हमें सबसे पहले चौड़ाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम चौड़ाई नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो देखिए सबसे पहले हमें इस सवाल में हिंट दी है क्या है, कि उसका परिमाप दिया है, यानी अगर हम परिमाप से उसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो देखिए आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप दिया है 180 मीटर। ठीक है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है इसके नीचे आपको लिखना है। तो 2l+b बराबर 180। ठीक है, यानी 2l कितना दिया है? 50। b कितना दिया? नहीं दिया, तो वही लिख दीजिए बराबर 180। ठीक है, इस दो को आप इधर ले जाइए बराबर की साइड। ठीक है, इस दो को, तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 50+b बराबर ये दो आ जाएगा 180/2। दो एक अन्ना दो, दो नवा 18, यानी b बराबर ये कितना होगा? 50+b बराबर 90। ठीक है, 50+b बराबर 90 हुआ। अब b का मान निकालना है, तो b बराबर 90 - 50। देखिए जब भी बराबर के आ, दाएं या बाएं ले जाते हैं, यानी बराबर पक्षांतर किया जाता है, तब देखिए अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस का हो जाता है। यानी देखिए ये जो 50 है ये प्लस का है, जब भी हम जैसे ही हम बराबर की साइड ले जाएंगे एक दूसरी तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो घटाइए कितना आ जाएगा? तो ये होगा 40। यानी अब हमें चौड़ाई पता चल गई कितनी है? 40। अब हम सूत्र लगा देंगे क्षेत्रफल का। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर l×b। तो देखिए लंबाई दिया था 50 और चौड़ाई हमने निकाली 40, बस गुणा कर दीजिए, 5 चक्कू 20, ये हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2000 मीटर स्क्वायर। देखिए इस प्रकार का जब भी कोई सवाल हो तो सबसे जो चीज़ दी है, ठीक है, वो आप लिखिए। इसके बाद जो पूछ रहा है उसका आपको फार्मूला लिखना है।
फिर आप जब फार्मूला रखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ नहीं दी है वो निकाले कैसे। तो सवाल में कुछ ना कुछ हिंट दी होती है, ठीक है। जैसे इसमें परिमाप दिया था, तो यानी हमने देखिए इसमें परिमाप दिया था, निकालना तो क्षेत्रफल था, तो हमने परिमाप से पहले उसकी चौड़ाई निकाल ली, और जब चौड़ाई निकल गई तब हमने परिमाप के देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला रखकर और उसमें मान रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है। 9वां सवाल है, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोटि पूरक कोण होता क्या है? देखिए अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है, यानी अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए कोई एक कोण अल्फा है, दूसरा कोण बीटा है, इसको अगर जोड़ दिया जाए, अगर 90 आ रहा है, तो कैसा होगा? कोटि पूरक कोण होगा। ठीक है। यानी देखिए ये टोटल पूरा एंगल कितना है? तो 90 डिग्री का है। ठीक है। इसमें अगर देखिए इसको हमने ये मान लिया कि ये है अल्फा और ये है बीटा। ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है, अल्फा 30 डिग्री है, तो ये बीटा कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए कोण का जो योग है तो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण 30 है तो दूसरा कोण देखिए 60 होना चाहिए, तभी तो 90 होगा। अगर एक कोण देखिए 20 है तो एक कोण 70 होगा। ठीक है। यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। अगर एक कोण देखिए 60 है तो दूसरा कितना होगा? 30 होगा, तभी देखिए 90 होगा। अगर एक कोण देखिए 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, तभी जाकर तो 90 होगा। यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 10वां सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। जब भी कहे, चाहे जितने भी अंक की कहे सबसे बड़ी संख्या, तो आपको बस उतने बार 9 लिखना है। ठीक है। 4 अंकों की है तो सबसे बड़ी संख्या यानी 4 बार 9 लिख दीजिए। ठीक। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है देखिए 100। ये जो 100 है सबसे छोटी संख्या है। देखिए 3 अंक हैं, 1 2 3। अब इसका योगफल निकालना है तो जोड़ दीजिए। देखिए 9 9 और ये होगा 10, 9 1 10। ठीक है। ये हो जाएगा यानी 10,099। ये आपका आंसर होगा। और देखिए हमने छोटी और बड़ी संख्या निकालना जो हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे थे, वहाँ हम सारा कुछ बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अगर वहाँ से आपने देखा होगा कोई भी संख्या, चाहे बड़ी कहे या छोटी संख्या कहे, घटाना हो या गुणा हो या भाग करना है, सब कुछ आप वहाँ कॉन्सेप्ट वाइज में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ज़रूर चैप्टर वाइज ज़रूर पढ़ लीजिए, तभी जाकर आप अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है। देखिए 11वां सवाल है, 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.66 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी दशमलव संख्या का जोड़ हो या घटाव हो, तो दशमलव के सामने आपको दशमलव रखना है बस। तो देखिए जोड़िए, ये है 6। ठीक है। यहाँ दशमलव नहीं लगा तो आप दशमलव लगाकर आप 00 लिख सकते हैं। ठीक। फिर आप लिखिए 6.6। तो देखिए 6 और दशमलव के बाद 6। फिर देखिए तीसरा है, देखिए 6.6 और 6। फिर इसके बाद देखिए लिखिए 6.66, यानी 6.666, यानी 3 बार 6। अब इसको जोड़िए। देखिए यहाँ पर 3 बार, यहाँ 3 बार 6 है। ठीक है। यहाँ पर बस केवल एक 6 था, पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो हमने 0 लिख दिया। तो आप यहाँ पर भी 0 1 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी 0 1 बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको जोड़ने में आसानी होगी। ठीक। यहाँ पर भी आप 0 कर सकते हैं। अब देखिए आसानी से आप जोड़ सकते हैं, यानी 0 में 6 जोड़ा तो 6 हो गया। ठीक है। यहाँ पर 6 6 12 हुआ, 12 के 2, और ये 6 6 12 6 18 1 19 हुआ, और ये दशमलव लगाइए, 6 चौक 24, यानी 6 6 12 6 18 6 24 और 1 25। ये कितना हुआ? 25.926। ये है आपका आंसर। अब देखिए इसको एक दूसरा तरीके से आप कैसे जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप लास्ट वाली संख्या जो लिखिए, ठीक है? जैसे 6.66, फिर देखिए इसके बाद वाली 6.66, फिर इसके बाद वाली 6.6, फिर लास्ट में लिखिए 6। ठीक है। आप इसको जोड़िए। तो देखिए आपको इस प्रकार जैसे बना है, तो यहाँ जोड़ने में आप चाहें तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं। देखिए ये 6 है, यहाँ कोई इसके नीचे कोई दर्जा नहीं है, यानी कोई संख्या नहीं है, तो 6 ही आएगा। फिर यहाँ 6 6 12, 12 के 2 आएगा, और 6 6 12 6 18 1 19 के 9 आएगा। फिर यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ठीक है। 6 6 12 6 18 6 24 और 1 25। ये 25.926 हो जाएगा। ठीक है। बस आपका यही आंसर है। और देखिए जोड़ने के लिए देखिए दशमलव के बाद आप 0 चाहे जितने लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उस पर संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? जैसे यहाँ लिखा है 6.66, यहाँ पर एक अंक कम है तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 0 और 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे दशमलव लगाकर आप 0 0 0 कर सकते हैं। ठीक है? ये माना 6 ही जाएगा। ठीक है? जैसे ऐसे लिखा है 7.000, तो ये कितना लिखा है? ये 7 ही लिखा है केवल। ठीक? यानी ऐसे लिखा है 7। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए।
तो देखिए पहले x वालों को एक तरफ खींचिए x, ये देखिए x इधर प्लस का है, इधर जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x बराबर ये 3 देखिए प्लस का है वैसे ही रहेगा। इस 5 को आप इधर ले जाइए, ठीक है, इस माइनस का है तो इधर ही प्लस का हो जाएगा। तो 3x में से एक x निकाल देंगे तो कितना होगा 2x बराबर 5 3 8। देखिए ये 2x ये गुणे में है, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो ये 2 जाएगा इधर बराबर के, तो बटे में हो जाएगा, यानी 2 एकन्ना 2, 2 चौके 8, x बराबर आ जाएगा 4। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। और देखिए अगर आपने अभी कॉन्सेप्ट यानी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है तो आप चैप्टर वाइज जरूर पढ़ लें, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।